electron is at a ground state of hydrogen atom, the minimum energy required to excite the hydrogen atom to second excited state. तो second excited state का मतलब क्या होगा, अपने पास हमारे पास थर्ड है ना, n बराबर थर्ड ऑर्बिट. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर थर्ड ऑर्बिट. पहले पे था ग्राउंड से उसको थर्ड ऑर्बिट में ले जाना है, तो हमको पता है फर्स्ट एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है वो -13.6 होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. फिर n बराबर 2 की कितनी होती है, दैट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसको हम बोलते हैं, उसकी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और फिर अपने पास थर्ड की जो होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमको यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो एनर्जी कितनी देंगे, दोनों को माइनस कर दो. 13.6 माइनस 1.5 दैट इज 12.1 आ जाएगा अपने पास. A proton and an alpha particle accelerated through the same potential difference enter in a uniform magnetic field normally. ओके एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, एंड एक्सेलेरेट थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों की पोटेंशियल क्या है, सेम है. एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली इफ द रेडियस ऑफ द प्रोटॉन ऑर्बिट इज 10 सेंटीमीटर. ओके इसका रेडियस दे दिया 10 सेंटीमीटर, हमको बोला है देन रेडियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज, तो हमको पता है आर बराबर mv/qb होता है, आर बराबर mv/qb होता है. या फिर आर को मैं लिख सकता हूँ mv को p/qb और इसी को लिख सकता हूँ √2m/ke/qb. और काइनेटिक एनर्जी को हम क्यू बी लिख सकते हैं क्या, क्यू डेल्टा वी. तो यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा 2m क्यू डेल्टा वी, यहाँ पे अंडर रूट रहेगा और नीचे में क्यू बी. तो यहाँ पे हमसे क्या बोला है कि पोटेंशियल सेम है, बी भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, पोटेंशियल भी सेम है. हमको क्या पूछेगा, रेडियस निकाल लेना है दोनों का. तो रेडियस का रेशियो हमारे पास जो हो जाएगा आर इज प्रोपोर्शनल टू क्यू नीचे कट गया √m/√m/q. तो आर इज प्रोपोर्शनल टू √m/q. तो अपने पास r1/r2 जो आएगा, r1/r2 कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ m1/q1, ये हो जाएगा m2q2. तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ m इतना ऊपर वाला मास हमारे पास प्रोटॉन का मास p mp मान लो. तो इसका mp जब मास हो जाएगा, हमने बोला नीचे में किसका चार्ज लिखेंगे, प्रोटॉन का. सपोज क्या हो गया q. ओके नीचे वाले में हमने बोला अल्फा का चार्ज का मास का था 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है, और चार्ज क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ चार्ज है ना प्रोटॉन, ठीक है 2q. तो q से q कैंसिल, मास से मास कैंसिल, ये 1 जा ये 2 जा, तो √2 हो गया. तो r2 बराबर क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ r1, √2 टाइम्स ऑफ r1 कितना है 10, r1 कितना है 10, तो √10 √2 आ जाएगा अपने पास. क्या आ जाएगा 10 √2 आ जाएगा अपने पास रेडियस 10 √2 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, अच्छा इस क्वेश्चन में क्या है, ओके टू आइडेंटिकल मासेस आर शोन इन द डायग्राम. वन इज थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, another is just dropped simultaneously. If the collision between them is elastic, then find the time interval between their striking with the ground. तो इस क्वेश्चन में गलती है, क्या गलती है कि यहाँ पे हाइट की वैल्यू नहीं दी है. हाइट की वैल्यू जो दी है इन्होंने वो कितनी दी है, यहाँ पे हम लिख लेता हूँ मैं 20 मीटर दिए हुआ है. अब बन जाएगा 20 मीटर हाइट दिया हुआ है, 20 मीटर हाइट दिया हुआ है, ठीक है. यहाँ पे नहीं हुआ है, लेकिन 20 मीटर हाइट लेना है यहाँ पे, ठीक है. तो अपने पास क्या कॉन्सेप्ट ये है कि जब ऊपर से नीचे कोई बॉडी आके टकराएगी नीचे में, तो जब कोलिजन कैसा वाला हो, इलास्टिक वाला. जब कोलिजन इलास्टिक वाला हो, जब कोलिजन कैसा हो, इलास्टिक वाला. जब इलास्टिक वाला कोलिजन हो रहा है तो वेलोसिटी सेम मास की, अगर सेम मास पार्टिकल है या फिर आइडेंटिकल पार्टिकल है, हमने बोला अगर आइडेंटिकल पार्टिकल है, पार्टिकल कैसे हैं, आइडेंटिकल. अगर पार्टिकल आइडेंटिकल हैं तो क्या हो जाता है, वेलोसिटी एक्सचेंज होती है. पार्टिकल अगर आइडेंटिकल है तो क्या होती है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है. ओके तो वेलोसिटी एक्सचेंज होगी अगर पार्टिकल क्या होंगे, आइडेंटिकल. तो यहाँ पे पार्टिकल भी क्या है, आइडेंटिकल है. तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा तो यहाँ जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है, बीच में पहुँचा, ये सपोज मैंने बोला जैसे ही यहाँ पे पहुँचा, ये यहाँ पहुँचा, दोनों के बीच में टकराव हुआ और ये वापस से ऐसे चलने लगेगा. जो ये पाथ फॉलो करता, जो ये वाला पार्टिकल पाथ फॉलो करता बिना टकराए, तो वो फॉलो करेगा ये वाला, और ये वाला पार्टिकल फॉलो करता इसके बाद बिना टकराए वो ये वाला फॉलो करेगा. तो अपने पास क्या होगा, जो समय दोनों को टकराने का जो समय होगा वो किसके बराबर होगा, जो टकराने का जो समय होगा जमीन को, ओके वो किसके बराबर होगा. एक पार्टिकल ऊपर से गिर रहा है ऐसे, और एक पार्टिकल ऐसे फेंक रहे हैं तो गिर रहा है ऐसे. सपोज इसमें टाइम t1 लग रहा है, इसमें टाइम t2 लग रहा है. तो यहाँ पे t2 माइनस t1 जो हो जाएगा अपने पास, वो समय हो जाएगा दोनों के पीछे टकराने का. ये जो कंडीशन है ना, वो बिल्कुल ऐसी कंडीशन है, ऊपर से एक पार्टिकल नीचे गिर रहा है, नीचे से पार्टिकल ऊपर फेंक रहा है, तो दोनों में जो टाइम लग रहा है, एक में
T1 लग रहा है, T2 लग रहा है, तो आपको T2 माइनस T1 पूछा हुआ है, ऐसा ही पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला वाला जो होगा अपने पास यू गिराएंगे, हाइट हमने 20 दिया ना, तो अपने पास जो टाइम लगेगा इसके लिए करना रहेगा 2√2h/g, √2h/g, दैट इज √2 इंटू h इज 20/g is 10, दैट इज 4 सेकंड लगेगा। यहाँ पे 4 सेकंड लगेगा T1, मतलब इसको गिरने में, ऊपर वाले को गिरने में। नीचे वाले गिरने में कितना लगेगा, √, ओके, नीचे वाले जो होगा नीचे फेंकेंगे, टाइम कितना लगेगा 2u/g, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो किस 2 इंटू 20/10 दैट इज 4 सेकेंड। इसमें 4 सेकेंड लग रहा है टकराने में जमीन को, अरे इसमें 2 सेकंड लग रहा है, यहाँ पे क्या गलती हो गई, यहाँ पे 4 सेकंड नहीं लग रहा है, 2 सेकंड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अंडर लिया इसलिए। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, डिफरेंस टकराने का, ये पूछा इंटरवल पूछा है क्या हमसे, फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन देयर स्ट्राइकिंग, टाइम इंटरवल बताना है। तो एक तो 4 सेकंड बाद टकराया, 2 सेकंड बाद टकराया, दोनों के बीच जो डिफरेंस हो जाएगा 2 सेकंड हो जाएगा, दोनों के बीच डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 सेकंड। Two blocks of masses 10 kg and 4 kg are connected by a spring of negligible mass and placed on a frictionless horizontal surface. An impulsive force gives a velocity 14 meter per second to the heavier block in the direction of the lighter block. The velocity of the center of mass of the system vary movement is, ठीक है। तो हमने जानते हैं velocity of center of mass क्या होता है, m1 v1 plus m2 v2 upon v1 plus v2 ना, अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमारे पास एक का मास है 10 इंटू 14, उसका मास तो कुछ भी हो, उसका वेलोसिटी दीजिए 0 हो जाएगा। टोटल मास कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ से 14 कैंसिल, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा अपने पास क्या, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। When a ceiling fan is switched off, its angular velocity reduced to 50% while it makes 36 rotation. तब 50 जब ओमेगा/2 इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी हुई, तो उसके बीच में 36 रोटेशन कंप्लीट कर लिया इसने, 36 रोटेशन कंप्लीट कर लिया इसने। अच्छा, हाउ मेनी मोर रोटेशन विल इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब इस ओमेगा/2 से जब ओमेगा 0 हो रहा है तो कितना रोटेशन कंप्लीट करेगा, ओके, कितना रोटेशन कंप्लीट करेगा ये पूछा गया है। तो क्या काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक रोटेशन निकाल लेते हैं, फिर इसको माइनस कर देंगे 36 से, तो अपने पास यहाँ से यहाँ तक का आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, ओके। तो हमने बोला देखो बात ऐसी है कि जब ये ओमेगा से ओमेगा 2, तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ, जो कि मॉडिफाइड है रोटेशन मोशन के लिए, मतलब सर्कुलर मोशन के लिए जो मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको लगा देता है। हमने बोला पहले तो ओमेगा स्क्वायर, ओके, ओमेगा स्क्वायर बाई 4 जो होगा वो किसके बराबर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, थीटा को रोटेशन लिख सकते हो, थीटा को जब 2 पाई से डिवाइड करेंगे तभी तो नंबर रोटेशन मिलेगा। फिर इसको थीटा को रोटेशन लिख देता हूँ 2 अल्फा इंटू 36, ओके। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 0 पे जा रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर से प्लस 2 अल्फा इंटू रोटेशन मिलेगा, ये थीटा नहीं मिलेगा, रोटेशन मिलेगा। दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, इधर से आएगा 3 ओमेगा स्क्वायर बाई 4 आएगा, पे हो जाएगा 2 अल्फा 36, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 2 अल्फा इंटू थीटा, दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा, यहाँ से कैंसल, यहाँ से कैंसल, तो अपने पास क्या आ रहा है 3/4 बराबर 36 बाई थीटा, ये 1 और ये 2 जा, तो थीटा आ जा रहा है 48 रोटेशन टोटल कर रहा है। ओमेगा से 0 जाने में रोटेशन कितना कर रहा है, 48 कर रहा है। तो हमने बोला कि सर ये ओमेगा से जब ओमेगा/2 तक गया तो 36 रोटेशन कंप्लीट किए, तो फिर अपने पास टोटल 48 कर रहा है, तो ओमेगा/2 से 0 जाने में कितना करेगा, 12 रोटेशन करेगा, कितना करेगा 12 रोटेशन करेगा, 12 रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, हो गया, बधाई हो। Next, okay, the force between two identical charges placed at a distance of r in vacuum is F. Now, a slab of dielectric constant 4 is inserted between these two charges. If the thickness of the slab is r/2, ठीक है, अपने पास तो चार्जेस थे, अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे 2 चार्जेस थे अपने पास, 2 चार्जेस थे, इनके बीच की दूरी कितनी थी, इनके बीच की दूरी r थी। अच्छा, ये फोर्स कितने एक्सपीरियंस कर रहे थे, F। हमने क्या किया, हमने बोला F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे थे, चार्जेस तो सेम होंगे, आइडेंटिकल बोला, इसीलिए Q चार्ज इससे भी, Q चार्ज इससे भी, तो ये हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या किया, हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाया, उसको आधे पे r/2 रेडियस पे रख दिया, इसको मतलब r/2 डिस्टेंस पे रख दिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसका कितना है 4 है, कि कितना है 4 है। Now a slab of dielectric constant 4 is inserted between the two charges. If the thickness of the slab is r/2, then
अब फोर्स कितना हो जाएगा, तो देखो एफ डैश जो होगा वो कितना होगा, के को लिखते हैं, हमने बोला के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। हमने बोला के जो हो गया ये अपने पास हो गया, के हो गया अपने पास ये, के हो गया अपने पास ये, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या होगा अपने पास, फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया, हमने बोला अपने पास एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देते हैं यहाँ पे, एप्सिलॉन जिसको हम बोलते हैं, एप्सिलॉन बोल के के हो गया आएगा, के आर इफेक्टिव का स्क्वायर होता है इजिकल यहाँ पे क्यू स्क्वायर ऊपर, तो अब क्या होगा कि आर इफेक्टिव का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमने बोला जो आर जो बाद में होगा ना, यहाँ पे आर इफेक्टिव जो होता है वो √2 मतलब यहाँ पे देख लेते हैं, रुको देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास जब भी ऐसा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा उसकी जिसकी लेंथ अपने पास आर है, इसकी लेंथ अगर आर है तो वैक्यूम में जो डिस्टेंस ये बना देगा, वैक्यूम में जो डिस्टेंस ये बना देगा, इसका अगर के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के है तो ये डिस्टेंस जो होगा वैक्यूम में जो बना देगा वो रूट जो बी इफेक्टिव कहेंगे जिसको, वो कितना होगा √k टाइम्स ऑफ आर, और ये आर खुद इस स्लैब की डिस्टेंस है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से हमने यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे जो डी इफेक्टिव भी बना देगा कि लगेगा ऐसा प्रतीत होगा कि जो डिस्टेंस है वो बढ़ चुका है डाइलेक्ट्रिक स्टैंड लाने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लाने, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाने से वो कितना हो जाएगा जो आर इफेक्टिव, इसी की वजह से, बस इसी की वजह से ऐसा लगेगा कि इसी वाला इतना जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। वो कितना हो जाएगा √4 × r/2, दैट इज 2 × r/2, दैट इज r, ये खुद का तो r बना देगा, इस r/2 को क्या कर देगा, ये r बना देगा, प्लस इधर तो r/2 बचा था, तो r इफेक्टिव जो मतलब पूरा जो डिस्टेंस लगेगा अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, न्यू जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 3r/2 हो जाएगा, r न्यू जो हो जाएगा वो 3r/2 हो जाएगा। अब r न्यू जब 3r/2 होता है, हमने जानता है e जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर होता है, जब d बढ़ जाएगा 3r/4 हो जाए 3r/2 हो जाएगा, तो अपने पास फोर्स क्या हो जाएगा 4/9f। द करंट आई इन द सर्किट इज, करंट बताना है अपने को, करंट आई बराबर v/r, v कितना दिया है यार 4.8 अपॉन आर इफेक्टिव, ये 6 कितना हो जाएंगे सीरीज में 12, 6 सीरीज में 12 हो जाएंगे, 12 + 6 नहीं 12 3 पैरेलल में, तो 12 × 3 अपॉन 12 + 3 15, ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 5 जा, ये हो जाएगा 12/5, इसको मैंने पॉइंट हटा के नीचे लिख दिया 0 1 जा, ये हो जाएगा 4 जा, ये हो जाएगा 4 जा, ये 1 जा, ये हो जाएगा 2 जा, ये 1 जा, ये हो जाएगा 2, तो आई एम जो होगा वो 2 एम्पियर हो जाएगा, आई जो हो जाएगा वो 2 एम्पियर हो जाएगा। ओके, इन द सर्किट शोन द आइडियल एमीटर ए रीड्स द करंट ऑफ I1A। ओके, अपने पास I1A रीड कर रहा है, जो आइडियल एमीटर है ये वाला आइडियल एमीटर है, बिल्कुल। नाउ द सोर्स ऑफ EMF एंड द एमीटर आर फिजिकली इंटरचेंज, ये क्या कर दिए गए, ये फिजिकली इंटरचेंज कर। ओके, इन द सर्किट शोन द आइडियल एमीटर रीड्स करंट I1 एम्पियर, ये रहा। ओके, नाउ द सोर्स ऑफ EMF एंड द एमीटर आर फिजिकल इंटरचेंज, मतलब जो सोर्स था EMF का ये बैटरी को और ये इसको एमीटर को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ओके, दैट इज द सोर्स इज पुट बिटवीन B and C एंड द एमीटर बिटवीन A and B। ओके, एंड द एमीटर बिटवीन A and B, द एमीटर नाउ रीड्स द करंट I2, देन हमको बताना है कि I2 I1 क्या होगा। देखो पहले क्या था, पहला कंडीशन ऐसे वाला है, पहले कंडीशन कैसा वाला है, पहला कंडीशन ऐसा वाला है, अपने पास एक एमीटर था और यहाँ पे R3 हो गया, यहाँ पे R2 हो गया, यहाँ पे R1 हो गया और ये E हो गया, यहाँ पे एमीटर की रीडिंग A है। फिर क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दिया, मतलब यहाँ पे A को रख दिया और यहाँ पे बैटरी को रख दिया, यहाँ पे बैटरी को रख दिया, यहाँ पे ये R3 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा। अब यहाँ पे करंट क्या है, ये नाप रहा है करंट I1, ये नाप रहा है करंट I2, अपने को I1 I2 के बारे में बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन में अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये वाला बैटरी जो होगा, यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है, बिल्कुल होता है, V बराबर IR होता है, बिल्कुल होता है। तो हमने बोला I क्या होगा, I जो होगा, पहले तो R निकाल लेते हैं, बिल्कुल यहाँ पे करंट निकाल लेते हैं इस ब्रांच से, किस ब्रांच से, इस ब्रांच से करंट हमने पता चल गया
सो इस ब्रांच से करंट पता चल गया तो एमीटर की रीडिंग हो जाएगी। तो उस ब्रांच करंट निकालने के लिए हमको पहले तो बताना चाहिए इस ब्रांच में कितना करंट है। तो आई जो होगा वो वी बाई आर होगा, मतलब ई बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, ये दोनों तो पैरेलल में है, तो R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R1। ओके, ये हो जाएगा अपने पास इसमें पूरा करंट। अब इसका ये आई आ गया अपने पास, जब ये आई आ गया, ओके, जब ये आई आ गया तो हमको क्या पूछा है, देखो यहाँ पे आई आ गया अपने पास, आई कितना आ गया यहाँ पे, R1 E बाई R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3 प्लस R1। अच्छा, ये हो जाएगा आई। लेकिन हमको पूछा इस ब्रांच से, तो इस ब्रांच में बोला वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। हमने बोला ये दोनों पैरेलल में है, ये करंट अब दोनों में जाकर डिवाइड करेगा, तो हमने बोला पैरेलल में क्या सेम हो जाएगा वोल्टेज, तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आई किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जो I1 हो जाएगा करंट वो R2 अपॉन R1 प्लस R2 होगा, सॉरी R2 अपॉन R2 प्लस R3 होगा, इंटू अब करंट लिखेंगे कितना, R1 E अपॉन नीचे ये कचरा, नीचे का ये कचरा, इसको मैं कचरा ले लेता हूँ, यहाँ पे कचरा हो गया, ये नीचे का कचरा हो गया, ये R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R1। अच्छा, तो ये जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, जो करंट आ जाएगा अपने पास, करंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, करंट आ जाएगा इसके अंदर I1 इज इक्वल टू R2E अपॉन, ये जब इससे एलसीएम ले लेंगे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा R2 R3 प्लस R1 R2 प्लस R1 R3। और उसी प्रकार जब इसमें भी हम निकालेंगे तो करंट जो आएगा वो कितना देखने को मिलेगा, R2E अपॉन R2 RE, R2 कितना देखने को मिलेगा, ओके इसमें भी हमको करंट देखने को मिलेगा I2 जो कि R2E अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 हो जाएगा। इसके अंदर भी करंट उतना ही था, इसके अंदर भी करंट R2E अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3, यही दोनों सेम है, दोनों में क्या सेम है, अपने पास करंट सेम है, दोनों में करंट सेम हो जाएगा तो I1 बराबर I2 हो जाएगा, करंट I1 बराबर I2 हो जाएगा, इंटरचेंज करने से भी करंट वही आ रहा है। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर कूलम दैट इज रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट एन वाटर ड्रॉप कैरिंग अ चार्ज 16 कूलम फ्रॉम फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इज। ये हमको बताना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, किस लिए, एक mg वाले को बैलेंस करने के लिए, mg मास को बैलेंस करने के लिए चार्ज है उसको, ठीक है। तो अपने पास ई जो हो जाएगा वो सिंपल सा है, mg बाई क्यू, मास कितना दे दिया अपने को यहाँ पे 0.0016 ग्राम, तो इसको केजी में करना पड़ेगा, तो 16 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू -3 दैट इज -7 kg आ जाएगा। और जी, तो जी हो जाएगा, इसको 9.8 लिख देते हैं जी को। और क्यू कितना हो जाएगा, क्यू 16 इंटू 10 टू द पावर -19, तो ये हो जाएगा 16 ये 1 जा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -13, तो 9.8 इंटू 10 टू द पावर 13, ये हो जाएगा अपने पास ई, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा 9 इंटू 13 बस 13, नॉट -13 प्लस 13 हो जाएगा। ओके, a capacitor is made of a flat plate of area, okay, a and second plate having stair like structure as shown in the diagram, the capacitance of the arrangement is। तो हमने क्या बोला, जो अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, तो सर ऐसा है कि इसको घुमा के ऐसे, इसको मैं ऐसे घुमा देता हूँ थोड़ा सा, तो घुमा के जब मैं देखूंगा इसे थोड़ा सा मैं रोटेट कर दिया, जब मैं घुमा देता हूँ स्क्रीन को थोड़ा रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास जो दिखेगा कंडीशन ऐसी दिखेगा, अपने पास क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है सभी, ये पैरेलल है इसके साथ, ये पैरेलल है इसके साथ, ये पैरेलल इसके साथ, तो हमने पास जो कंडीशन बनेगी वो ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगा कंडीशन। इसका एरिया है A/3, इसका एरिया है और डिस्टेंस क्या है D है दोनों के बीच का, इसका एरिया A/3 डिस्टेंस 2D है, इसका एरिया A/3 डिस्टेंस कितना है 3D है। अच्छा, तो सब पैरेलल में तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सी इफेक्टिव में क्या हो जाएंगे, सब ऐड हो जाएंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3
दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट, ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट बाई डी जो है वो डी है, यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट बाई जो डी है वो 2d हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे में 3 ही होगा, प्लस ए एप्सिलॉन नॉट बाई 3, ये तो 3 होगा अपने पास, और डिस्प्ले अपने जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 3d हो जाएगा। तो अपने पास जो एलसीएम आएगा 9 इंटू यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, 3 इंटू 2, तो यहाँ पे 9 और 6 और 18 आ जाएगा, एलसीएम 18 आ जाएगा। और यहाँ पे फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आ जाएगा, 3 को 6 से, 6 प्लस यहाँ पे 6 को 3 से, प्लस यहाँ पे 9 को 2 से, यहाँ पे कितना जाएगा 6 3 9 और 2 11, तो 11 ए एप्सिलॉन नॉट बाई 18d अपने पास सी इफेक्टिव इतना आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी वाला 11, ऊपर में है 11, ऊपर में है 11। Okay, in the given circuit the reading of the voltmeter V1 and V2 are 300 volt each। अपने पास अगर इंडक्टेंस के अक्रॉस और कैपेसिटेंस का अगर सेम वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब मैंने बोला ये अनुनाद की समय है, ये अनुनाद की प्रक्रिया है साहब, मैंने बोला रेजोनेंस की कंडीशन है ये। तो रेजोनेंस जब हो जाएगा, जब रेजोनेंस हो जाएगा तो अपने पास टोटल का पूरा जो वोल्टेज ड्रॉप है, जो इनपुट है वो पूरा का पूरा ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो यहाँ पे जो V3 हो जाएगा वो 220 वोल्ट हो जाएगा, और जो करंट होगा I बराबर जो वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है अपॉन रेजिस्टेंस इसका कितना 100, दैट इज 2.2 एम्पियर। ओके, तो कितना आंसर जाएगा, हमको वोल्टेज ड्रॉप बोला है, ओके एमीटर V3 और ए की रीडिंग, तो ये हो जाएगा 2.2 और ये हो जाएगा इतना। On conducting U-shape, one conducting U-shape tube can slide inside another as shown in the figure, maintaining electrical contact between the tube. The magnetic field B is perpendicular to the plane of the figure. If each tube moves toward the other at a constant speed V, then the EMF induced in the circuit in terms of B, L and V is, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फ्लक्स चेंज हो रहा है, सिंपल सी बात है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो अपने पास EMF तो जीरो हो नहीं सकता, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो EMF जीरो हो नहीं सकता, अपने पास पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ईएमएफ चेंज हो रहा है तो अपने पास ईएमएफ तो मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ तो आएगा ही अपने पास। कंडीशन ये होगी कि देखो एक बैटरी बनेगा ऐसा, एक वोल्टेज बनेगा ऐसा, एक बैटरी बनेगा अपने पास ऐसा, एक बैटरी बनेगा ऐसा, यहाँ पे एक ही सर्कल में जाएंगे, सर्कल में हो तो ऐड हो जाएंगे, सर्कल में ऐड हो जाएंगे, तो हमको पता है जो ईएमएफ जनरेट होगा कितना होगा, VBL होगा, कितना होगा VBL होगा, कितना होगा VBL होगा, ओके VBL होगा, तो यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2VBL हो जाएगा, ईएमएफ कितना हो जाएगा 2VBL हो जाएगा, ईएमएफ 2VBL। Okay, a satellite of mass small m initially at rest on the earth is launched into a circular orbit at a height equal to the radius of the earth. The minimum energy required is, तो हमने बोला सपोज हमारे पास क्या करना है, टोटल एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। सरफेस पे था कितनी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी थी, हमारा टोटल एनर्जी इनिशियल मतलब टोटल एनर्जी जो होगा कंजर्व होगा, टोटल एनर्जी इनिशियल जो होगा टोटल एनर्जी फाइनल के बराबर होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमने बोला कुछ दिया, हमने उसी को पता लगाना है, तो हमने बोला काइनेटिक एनर्जी इधर ले लेते हैं, उधर पोटेंशियल एनर्जी उधर ले लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, जब ये आर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा तो अपने पास ऑर्बिटल वेलोसिटी को पता है अपने को, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाता है 2gm/r प्लस एच, और यहाँ पे बोला है कि किसके रेडियस है ना, ओके लॉन्च इनटू ऑर्बिट इक्वल टू द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ की जितना हाइट है, तो अपने पास ये हो जाएगा √gm/2r। इसका जब मैंने स्क्वायर किया तो अपने पास जो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी -gmm/2r प्लस जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी, हाफ m, v ऑर्बिटल का स्क्वायर जो कितना होगा, v ऑर्बिटल का स्क्वायर जो कितना होगा gm/2r माइनस ये जाएगा gm इनिशियल gmm/r। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया 4r हो गया, ये r हो गया, तो एलसीएम लेंगे 4r, एलसीएम आ जाएगा 4r, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 जो तो -2 और यहाँ पे +1 यहाँ पे +4, दैट इज कितना आ जाएगा ये अपने पास ये जाएगा 3 हो जाएगा ऊपर में, 3 हो जाएगा ऊपर में, 3 आ जाएगा ऊपर में, 3 आ गया। ऊपर में आ गया 3, तो 3gmm/4r, ऊपर नीचे मैंने r से मल्टीप्लाई कर दिया तो gm/r का क्या हो जाएगा स्मॉल g, तो 3/4 gmr क्या हो जाएगा अपने पास आंसर हो जाएगा।
Okay, suppose the gravitational force varies inversely as the nth power of distance. जो gravitational force है suppose Fg जो हो रहा है वो nth power of distance inversely proportional है किसके, inversely proportional है किसके, nth power of distance के, distance के nth power के inversely proportional है. Then the time period of the planet in a circular orbit of radius r around the sun will be proportional to. time period किसके proportional है ये पूछ रहा है हमसे. तो अगर हमको पता है डी इज प्रोपोर्शनल टू यहाँ इतना है, डी इज प्रोपोर्शनल मतलब एफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी की पावर एन. तो हमको ये पता है, क्या पता है अपने को ये पता है कि जो फोर्स होता है टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा. ओके 2 पाई बाई ओमेगा होता है टाइम पीरियड. ओके अपने पास सही है बिल्कुल. अपने पास जो फोर्स होगा Gm/r² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ओके ये कितना हो जाएगा अपने पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कौन प्रोवाइड करेगा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो प्रोवाइड करेगा. और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डी की पावर आर की पावर एन है, यहाँ पे आर की पावर एन हो जाएगा, यहाँ पे आर की पावर एन हो जाएगा. तो जी एम बाई आर स्क्वायर फोर्स हो गया, इसको हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा ये. तो यहाँ से एक एम कैंसिल हो जाएगा. तो जो v आएगा वो कितना आएगा, वी. ओके तो यहाँ पे जो v आएगा वो आएगा अपने पास. ओके यहाँ से जो जी एम और ऊपर जाएगा r अपॉन आर की पावर एन का अंडर रूट. ठीक है तो यहाँ पे जो जब ये नीचे आ जाएगा ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे नीचे लिख सकता हूँ बिल्कुल, इसके नीचे में लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ. तो यहाँ पे लिख दिया नीचे में इसको. तो हमने बोला जी एम ये हो जाएगा r1 माइनस एन पावर में चला गया, नीचे में तो डिवाइड होगा ना. जैसे हमने बोला आर की पावर स्क्वायर है, आर की पावर 3 है, तो हमने इसको कटा देते हैं ना, एक कम कर देते हैं कि नहीं कम कर देते हैं. जैसे आगे पावर तो यहाँ पे आर लिख देते हैं तो कटा देते हैं, तो ऊपर से नीचे आएगा तो कम कर देते हैं. तो यहाँ पे भी कम कर दिया हमने. क्या हो गया अपने पास, ये v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो v है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हमने मेरा रूट को भी अंदर ले लिया. तो ये जाएगा r की पावर n-1/2. v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके दिख रहा है हमको, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर n-1/2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये. ठीक है अगर v इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम बताए हैं, हमको पता है v बराबर ओमेगा r होता है. तो ओमेगा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर n-1/2. और हमको पता है टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा. एक गलती हो गई यहाँ पे, एक गलती हो गई. कौन सी गलती हो गई, अरे हमने तो लिखा ही नहीं यार, v बराबर ओमेगा आर था, तो आर को हमने को जोड़ना पड़ेगा ना v में. तो v में हमने बोला है 1 बाई आर की पावर n-1 है, प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहे हैं, बाई 2 है ना. तो ये नीचे जाएगा इसके पास, तो यहाँ पे इंटू आर करेंगे, इसको जब इंटू आर करेंगे तो ये तो ओमेगा होगा. इंटू आर मतलब एक क्या करना पड़ेगा, आर को ऐड करना पड़ेगा. तो आर को ऐड करेंगे तो n-1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आर की पावर, ये हो जाएगा है ना, यहाँ पे आर को ऐड करना पड़ेगा. ओके आर की पावर में ये ओके अपने पास हो जाएगा बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ओमेगा के. तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे इसको क्या हो जाएगा, ये n+1/2 हो जाएगा, 2 प्लस होगा n/2 + 1 हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, ओमेगा के. और अपने पास ओमेगा जो होता है वो कितना होता है, ओमेगा बराबर 2 और टाइम पीरियड बराबर 2 पाई बाई ओमेगा. तो ओमेगा और टाइम में रिश्ता कैसा है, उल्टा है. और हमको बात मिल रही है कि ओमेगा किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर की पावर n-n+1/2 के साथ. तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर की पावर n+1/2 के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. ओके 3 rods are made from the same material and having the same cross sectional area and length have been joined as shown in the figure. बिल्कुल. The left end and right end are kept at 0 degree Celsius and 100 degree Celsius respectively. The temperature of the junction of the 3 rod will be, जो जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है. सपोज ये मान लिया टी था, तो हमको पता है जो करंट इधर आएगी, जंक्शन में लगाते हैं किरचॉफ का, जो करंट आएगी वही तो जाएगी, तो हमने बोला T1 सपोज TH1 आ गया पहला करंट, THI1 प्लस I2 जो होगा वो I3 के बराबर होगा. और I1 ले लेता हूँ मैं KA डेल्टा T/L प्लस KA डेल्टा T/L बराबर KA डेल्टा T/L. सब में लिख दिया, सब में लेंथ तो बराबर हटा दो, सबका के बराबर हटा दो, सबका ये बराबर हटा दो. तो क्या करो बस डेल्टा टी जोड़ो. तो यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे 100 माइनस टी जो होगा प्लस 100 माइनस टी जो होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे t-0. तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 200, यहाँ पे क्या मिल रहा है 200 माइनस 2t बराबर t. ओके देखने को मिल रहा है यहाँ से. तो अपने पास जो 200 बराबर कितना हो जाएगा 3t. तो t हो जाएगा 200/3 दैट इज 66.66. ओके 67.
द वैल्यू ऑफ करंट I1 I2 एंड I3 फ्लोइंग थ्रू द सर्किट गिवन बिलो इज। इसमें से I1 I2 एंड I3 की वैल्यू बतानी है। तो क्या करना है अपने को, कुछ नहीं करना है, नोडल लगा देते हैं। नोडल में क्या होता है, एक पॉइंट का पोटेंशियल को जीरो मान लेते हैं। देखो इस पॉइंट का सपोज मैंने क्या किया, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने जीरो मान लिया, इसको मैंने अर्थ कर दिया। क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो हो गया। इसको मैंने जब अर्थ कर दिया तो इसका पोटेंशियल जीरो हो गया। सपोज इस पॉइंट का मैंने पोटेंशियल मान लिया कितना, V। सपोज इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, तो हमारे पास जो I1 I2 I3 जो आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, जीरो, है ना। I1 प्लस I2 प्लस I3 जीरो हो जाएगा। तो I1 क्या होगा यहाँ पे, I1 क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो जीरो है, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, जीरो से हमने चला इधर, तो यहाँ पे पोटेंशियल आएगा 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट को हमने बोला I1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पे 10 है, तो 10 से V की तरफ जाएगा तो 10 माइनस V हो जाएगा, 10 माइनस V हो जाएगा, अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 प्लस ये किसके प्लस हो जाएगा, I2 जो होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे प्लस हो रहा है, प्लस 14 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 14 पोटेंशियल है, ओके, प्लस 14 नहीं है, प्लस 14 नहीं है, यहाँ पे प्लस 14 नहीं है, V प्लस 14 है, V प्लस 14 है यहाँ पे पोटेंशियल, V प्लस 14 है। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो कितना होगा, V प्लस 14 माइनस 0/R जो कि 4 है, बराबर 3। I3 की बात करें तो I3 में हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ से V जो हो रहा है V माइनस 0 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, I3 में V माइनस 0/2 बराबर 0। यहाँ से हम V की वैल्यू निकाल लेंगे और जब V की वैल्यू आ जाएगी तो अपने पास I1 I2 I3 की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो यहाँ पे जब एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, एलसीएम, ओके, एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम जो आएगा 6 4 ये आ जाएगा 12। तो 12 आ गया अपने पास एलसीएम। तो हमने बोला ये 2 जा तो 20 माइनस 2V, ये कितना जाएगा, 3 जा, 4 3 12, ये जाएगा 3V प्लस 14 3 जा कितना होता है, 14 3 जा कितना होता है, 14 इंटू 3, 3 4 12 का 2, 1 कैरी, 3 1 3 और 1 4, 42, ओके। और प्लस यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6V हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे जाने के बाद 0 हो जाएगा ये भी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, जो यहाँ पे 2V और 3V 6V, दैट इज 9V माइनस 2V, दैट इज 7V। अच्छा 7V आ गया अपने पास, 7V आ गया अपने पास, 7V आ गया। और 7V और यहाँ पे 7V और यहाँ पे 42, 7V बराबर 42 बराबर 0। तो यहाँ पे V जो आ जाएगा 42/7 दैट इज 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा V2। V जो है कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, V आ जाएगा 6। तो अपने पास गलती कर रहे हैं क्या, ओके हाँ, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे गलती हो गई। गलती कहाँ पे, एक मिनट। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या ऐसा गलती कर दी। यहाँ पे क्या है कि इसमें हमने थोड़ा नोडल गलत लगा दी। यहाँ पे क्या है कि अपने को सब एक जगह मानना था। तो डायग्राम जो बनता कैसे बनता है, ऐसे बनता है डायग्राम। यहाँ पे 4, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम, ये 10 वोल्ट हो गया, ये 14 वोल्ट हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 10 हो गया। तो क्या करना, करंट देखो यहाँ पे इसको जब मैंने 0 मान लिया, इसको अर्थ कर दिया 0 मान लिया, तो यहाँ पे हमने बोला सपोज करंट सब जगह दूर जा रहा है, सब दूर मानना पड़ेगा।
डायरेक्शन इसको छोड़ते हैं, अभी हम इसका डायरेक्शन को छोड़ते हैं, इसका भी छोड़ते हैं, अपना खुद जाकर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में डायरेक्शन देख लेंगे। तो अपने पास करंट I1 प्लस I2 जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं, इसको I1 बोलता है, इसको I2 बोलते हैं, इसको I3 बोलते हैं। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 जो होगा वो जीरो होगा। वो क्या होगा? जीरो होगा। वो क्या होगा? जीरो होगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। अच्छा, और अपने पास I1 की वैल्यू क्या लिखेंगे? फिर I1 की वैल्यू लिखेंगे, इसको मैंने V मान लिया पोटेंशियल यहाँ का, तो ये हो जाएगा V प्लस 14। यहाँ पे पहुँच गया तो ये V प्लस 14 हो जाएगा, -0/4 प्लस I2 की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पे V और यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा 10, तो यहाँ पे V माइनस 10/6 प्लस I3 क्या लिखूंगा? यहाँ पे V है, यहाँ पे 0 है, तो V माइनस 0/2, ये हो जाएगा 0। बिल्कुल सही है। ओके, तो हमको अब क्या करना, देखो अभी हो गया अपने पास क्लियर। अब क्या होगा? क्लियर हो गया। अब देखना, आप सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेते हैं, अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या करा जाए, इसको क्या किया जाए, इसको यहाँ से रब कर दिया जाए। तो इधर लेता हूँ एलसीएम। तो एलसीएम जब ले लिया यहाँ पे तो कितना जाएगा? V प्लस 14 है, V प्लस 14 है ना, V प्लस 14, तो यहाँ पे एलसीएम जो आ जाएगा 12 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। एलसीएम आ जाएगा 12, एलसीएम आ जाएगा 12। अपने पास एलसीएम आ गया 12, नीचे में 2 लिख दिया मैंने। ओके, और ऊपर में क्या अपने पास पहले वाले में इंटू 3 करूंगा तो V प्लस 14 3 जा 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 4 12 2 1 कैरी 42। ओके, और फिर इसको 2 करूंगा तो प्लस 2V माइनस 20 प्लस 6V प्लस 6V। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो यहाँ पे 3V, यहाँ पे 2V, यहाँ पे 6V, कितना हो गया? 11V माइनस हो गया अपने पास 22, और इधर जाके यार 0 ही है तो 12 जाके उधर 0 हो जाएगा। तो V बराबर 22/11, 22/11 दैट इज 2, तो V आ गया अपने पास 2 आ गया। जब V की वैल्यू 2 आ जाएगी तो हम इसमें पुट कर देंगे I1 I2 I3 की वैल्यू को, ठीक है ना। जब I1 I2 I3 की वैल्यू, V की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? V की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ जाएगी। V की वैल्यू 2 आ गई है, अब V की वैल्यू 2 आ गई है, इसको पुट करते हैं, हमें आंसर मिलने वाला है। ओके, यहाँ पे इसको क्या किया, इसमें पुट कर दिया, तो अपने पास I1 की वैल्यू जो लिखेंगे, I1 की वैल्यू जो लिखेंगे I1 वो हो जाएगा, ये V था जो कि 2 हो जाएगा, तो 10 माइनस 2, ओके 10 दूर जा रहा है ना अपने से, तो सब दूर जा रहे हैं ना अपने पास, तो सब जीरो जा रहे हैं, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, तो 2 माइनस 10/6, नहीं यहाँ पे हो जाएगा 2, रुको 2 आ गया अपने पास, यहाँ पे V माइनस -2 आना चाहिए, अपने कुछ गलती हो गई, V -2 आना चाहिए। यस यहाँ पे क्या होगा अपने पास, देखो यहाँ पे क्या गलती हो गई थोड़ी सी, यहाँ पे क्या है कि जो V हो गया ना वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 11V प्लस 22 हो जाएगा, तो अपने पास जो V आएगा वो -2 आएगा। V आएगा कितना? -2। V कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। V -2 हो जाएगा, तो जब -2 से यहाँ पे लिखेंगे, ओके -2 है, यहाँ पे क्या 10 है, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे -2, तो -2 माइनस 10, ओके अपॉन 6 दैट इज -12 I1 की वैल्यू नहीं है, I2 की वैल्यू आ रही है, I2 की वैल्यू आ रही है, हो जाएगा 6 दैट इज -2 एम्पियर आ रहा है। माइनस से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग करंट का डायरेक्शन अपोजिट माना है, उल्टा है अपना, तो यहाँ पे करंट जो I1 हो जाएगा, यहाँ पे इस ब्रांच में करंट जो होगा वो 2 एम्पियर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ये हमारे डायरेक्शन से उल्टा है। I1 मतलब क्या आएगा? I1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 2 एम्पियर। I1 की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर, तो I1 की वैल्यू 2 एम्पियर कहाँ पे है? 2 कहाँ पे है? 2 एम्पियर कहाँ पे? सिर्फ एक ही जगह में, ये रहा अपना आंसर, यही हो जाएगा। I1 से अपने फिर I2 I3 ऐसे निकाल लेंगे। I2 कैसे निकालेंगे? I2 के लिए अपने क्या करना पड़ेगा? I2 के लिए यहाँ पे इस पॉइंट की वैल्यू क्या पोटेंशियल हो जाएगा इसका, ओके यहाँ पे V है तो यहाँ पे V हो जाएगा, इसका V माइनस मतलब V प्लस 12,
मतलब v+14 तो -2 था, -2 + 14/6 दैट इज यहाँ पे कितना हो जाएगा 12/6 दैट इज 2 एम्पियर आ जाएगा यहाँ पे करंट। किस डायरेक्शन में होगा, सही डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में 2 एम्पियर हो जाएगा। I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I2 की वैल्यू सर यहाँ पे 4 है यार, यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे 4 एम्पियर 3 एम्पियर करंट हो जाएगा अपने पास, 3 एम्पियर करंट हो जाएगा अपने पास, 3 एम्पियर करंट हो जाएगा, 3 एम्पियर करंट हो जाएगा इसमें। 2 एम्पियर नहीं है यहाँ पे, 3 एम्पियर 4 एम्पियर, यहाँ पे 4 ओम की करंट है, यहाँ पे सॉरी 4 ओम का रेजिस्टेंस है इसलिए। अच्छा, उसके बाद इसका आ जाएगा I3 का कितना जाएगा, I3 का क्या निकाल लेंगे, I3 का हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, v -2 है, -2 ये -2 -2 फिर क्या लिखेंगे, -2 -0/2 दैट इज -1 एम्पियर करंट आ रहा है यहाँ पे अपना, बिल्कुल सही है, -1 करंट एम्पियर करंट, मतलब डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, ऐसी है, माइनस साइन रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन के अपोजिट। तब तो यहाँ पे 1 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, तब तो 3 एम्पियर जा रहा है, तो अपने पास ये सब मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेगा। ओके, pressure P and volume V and temperature T of a certain material are related as P बराबर अल्फा T square by V, where alpha is constant, work done by the material when temperature changes from T0 to T0 and pressure remain constant is। तो वर्क डन हमको पता है कि वर्क डन होता है P डेल्टा V। किसी प्रकार से हम डेल्टा V निकाले तो कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से ऑप्शन हमको दिया है वहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V बराबर अल्फा T स्क्वायर बाई P। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो dv बराबर 2 अल्फा टी dt बाई पी। ओके, तो जब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा टी बाई पी डी टी, ये हो जाएगा ओ डब्ल्यू, ये पी कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा टी डी टी, इंटीग्रेट करेंगे T0 से 2T0 तक, कितना हो जाएगा, टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, तो 2 अल्फा टी स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, T0 टू 2T0। ओके, तो अपने पास अल्फा आ गया, अल्फा टी कितना था अपने पास, अल्फा टी स्क्वायर, ओके, अल्फा टी स्क्वायर इसकी लिमिट थी T0 टू 2T0, तो यहाँ अपने पास अल्फा टी स्क्वायर दैट इज 4T0 का स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर, तो अपने पास 3 अल्फा T0 स्क्वायर जो होगा ये वर्क डन आ जाएगा। ओके, द मैग्नेटिक पोटेंशियल टू द मैग्नेटिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस डिस्टेंट, ओके ईच एक्सिस, ओके डिस्टेंट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज, तो यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, इसके सेंटर से 40 सेंटीमीटर दूर, इसके सेंटर से 40 सेंटीमीटर दूर अपने पास एक पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल बताना है। मैग्नेटिक पोटेंशियल अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, KP/R² लिखते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पे जो K होगा किसके एनालॉगस होगा, μ0/4 पाई के जैसा होगा, P होगा मैग्नेटिक मूवमेंट के जैसा, तो उसको M लिख देता हूँ, R², ये हो जाएगा अपने पास एक्सियल पोजिशन पे पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू दी थी अपने पास, कितनी दी दी है, 4.2.4 × 10⁻⁻⁵ दी दी है, हमको ये मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू निकालनी है। जो मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा वो 4 मतलब लिखा नीचे, इसको नीचे लेते हैं, μ0/4 पाई की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁷ होती है, μ0/4 पाई की वैल्यू कितनी, 10⁻⁷ कितनी होती है, 10⁻⁷ होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁷ होती है इसकी वैल्यू। ओके, इसकी वैल्यू 10⁻⁷ होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे जाएगा ये, तो यहाँ पे जब ये नीचे चला जाएगा, तो अपने पास जब ये नीचे चला गया तो क्या हो जाएगा, 2.4 × 10⁻⁻⁵ बाई नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, नीचे जाने पे ये μ0/4 10⁻⁷ जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ इंटू m तो निकालना है, इंटू ऊपर जाके R² जाएगा 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर, तो 4/10 लिख देता हूँ, 4/10 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻⁻², तो ये -2 नीचे में 100 कैंसल, तो 4 4 16 और 2.4 × 16, 6 4 24 का 4, 2 कैरी, 6 2 12, 12 और 2 14, ये हो जाएगा 0 4 2, मतलब आ जाएगा 4 8 और यहाँ पे 3 38.4 आ जाएगा अपने पास मैग्नेटिक मूवमेंट। और मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है यूनिट इसकी, मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो 38.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, ये हो जाएगा अपने पास।
An ionized gas contain both positive and negative ion. If it is subjected simultaneously to an electric field along the x direction and the magnetic field along the z direction. ओके एक है ना अपने पास एक क्या है, अपने पास एक आयोनाइज गैस कंटेन करता है दोनों, एक अपने पास डब्बा है सर, इसमें आयोनाइज गैस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी नेगेटिव चार्ज आयन्स भी है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, एक साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक फील्ड और एक जो कि प्लस एक्स डायरेक्शन में है, और हमने क्या किया मैग्नेटिक फील्ड जो कि बाहर की तरफ आ रही है, मैंने बोला इसको प्लस जेड डायरेक्शन, मतलब बाहर की तरफ आ रही है बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा तो हमको बोला है कि देन क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन डिफ्लेक्ट टुवर्ड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन एंड नेगेटिव आयन डिफ्लेक्ट टुवर्ड नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो बात ये वाली थोड़ी गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा अपने पास, जैसे जैसे यहाँ पे रुके हुए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से जो नेगेटिव है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और वो पीछे की तरफ एक्सेलरेट करेगा नेगेटिव पार्टिकल्स, और जो पॉजिटिव उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे की तरफ क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे पॉजिटिव पार्टिकल्स, और जब एक्सेलरेट करेंगे तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, और जब वेलोसिटी आ जाएगी तो हमने बोला राइट हैंड थंब लगाएंगे तो v इधर है, v और उंगली बाहर की तरफ v क्रॉस b, तो इस पर जब फोर्स लगेगा इधर लगेगा माइनस वाई में लगेगा फोर्स इस पे, और इस पे फोर्स लगेगा किधर v क्रॉस b बाहर की तरफ है, v क्रॉस b बाहर की तरफ। देखो साइन तो नेगेटिव है इसलिए तो हमने बोला फोर्स इधर लग जाएगा इसका लिए, है ना, सब कुछ आखिरी में उल्टा कर देना, v क्रॉस b करके ऊपर में लास्ट में उल्टा कर देंगे तो नेगेटिव वाई में इसका ही फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स कहाँ लग रहा है। ओके ऑल आयन डिफ्लेक्ट टुवर्ड द नेगेटिव वाई, ऑल आयन डिफ्लेक्ट टुवर्ड द नेगेटिव वाई, अपना आंसर हो जाएगा। Okay, a particle move along a straight line OX at a time t, a distance x of the particle from O is given by x, जो distance है वो दे दिया इतना, how long would the particle travel before come to rest। पार्टिकल रेस्ट में आने के बाद कितना ट्रैवल करेगा, तो हमको ये पहले पता लगाना पड़ेगा वो पार्टिकल रेस्ट पे कब आ रहा है, तो क्या करें वेलोसिटी जीरो रहती है रेस्ट पे, तो dx बाई dt निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वेलोसिटी कितना हो जा रहा है अपने पास 12 माइनस 3t स्क्वायर, तो ये जीरो कब हो जाएगा, जीरो बराबर 12 माइनस 3t स्क्वायर, इधर जाएगा माइनस 12 बाई माइनस 3 बराबर t स्क्वायर, दैट इज अपने पास t आ जाएगा 2 सेकेंड। तो 2 सेकंड पे क्या हो रहा है इसके पास, ये वेलोसिटी जीरो हो रही है तो 2 सेकंड से पोजीशन निकाल लेते हैं, 2 सेकंड पे पोजीशन निकाल लेते हैं, अपने पास ये हो जाएगा 40 प्लस 12 जो या 24 माइनस 8, ये हो जाएगा अपने पास 16, दैट इज 56 मीटर जाएगा इसका पोजीशन x2। लेकिन हमने वो पूछा है डिस्प्लेसमेंट कितना किया, वो कितना ट्रैवल किया, तो ये मत सोचना कि 56 ट्रैवल किया, पहले तो इनिशियली वो 40 पे था सर, इनिशियली जब हमारे पास t जीरो कर देंगे तो इनिशियल पोजीशन कितनी आ जाएगी उसके पास 40 आ जाएगी, जब t जीरो कर देंगे तो 40 से 56 में गया ये, 40 से 56 में गया ये, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 16 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके A piece of marble is projected from the earth surface with velocity, एक मार्बल के पीस उसको अर्थ की सरफेस से क्या किया प्रोजेक्ट कर दिया, अर्थ की सरफेस से प्रोजेक्ट कर दिया, कितनी वेलोसिटी से 50 मीटर पर सेकंड से, तो क्या कर दिया प्रोजेक्ट कर दिया। ओके बिल्कुल सही। और फिर क्या हुआ अपने पास है ना 2 सेकंड लेटर, 2 सेकंड के बाद हमारे पास इट जस्ट क्लियर अ वॉल 5 मीटर हाई, 5 मीटर हाई को 2 सेकंड बाद ये जस्ट क्लियर करता है, टाइम बराबर 2 सेकंड बाद ये जस्ट क्लियर करता है, तो देन व्हाट इज एन एंगल। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखो हम वाई डायरेक्शन में क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में मोशन लगाते हैं, सेकंड इक्वेशन में मोशन लगाते हूँ वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो हाइट कितना पाया 5, डिस्प्लेसमेंट वाई में, और इनिशियली था उसमें कितना डायरेक्शन है, मेरे पास ये फेंका था ना ऐसे, कैसे फेंका था, ऐसे फेंका था यू से, इधर इधर वी था तो अपने पास इधर हो जाएगा वी, ये थीटा है तो ये वी कॉस थीटा, ये वी साइन थीटा, मतलब 50 साइन थीटा इधर वाला, तो 50 साइन थीटा माइनस हाफ जी दैट इज 10 इंटू टी स्क्वायर, टी दैट इज 2 सेकेंड का स्क्वायर 4, 1 जा 2 जा, उधर जाएगा 25 हो जाएगा, 25 बाई, देखो यहाँ पे टी लिखना भूल गए तो यहाँ पे ये तो यू हो गया ना, यहाँ पे टी लिखना होता है, टी लिखना भूल गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 बराबर 50 इंटू 2 इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 जा, ये हो जाएगा 2 जा, तो 1/4 बराबर साइन थीटा आ रहा है, 1/4 बराबर साइन थीटा आ रहा है, थीटा बराबर साइन बस 1/4 आएगा। 0.2 kg object at rest is subjected to a force इतना, the velocity vector after 6 सेकेंड is, 6 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या होगी, तो देखो अपने पास फोर्स दे दिया, अपने पास मास देता है F बराबर ma होता है, सबको पता है, लेकिन F नेट बराबर m एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, सबको नहीं पता। अच्छा हमने बोला क्या पूछा है आपको, वेलोसिटी पूछा, तो वेलोसिटी बराबर u प्लस at होता है, इसके लिए एक पता होना चाहिए, एक पता कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, a बराबर F बाई m हो जाएगा, F दे दिया अपने को वेक्टर फॉर्म में 0.3 i कैप लिख देते हैं, माइनस 0.4 j कैप,
वेक्टर फॉर्म आंसर है, इसीलिए वेक्टर फॉर्म में रहने देते हैं इसको। अपना 0.2 लिख दिया तो यहाँ से पॉइंट सब कैंसल। ओके, ये अपने पास एक्सेलरेशन आ गया 3i माइनस 4j कैप। अपने पास क्या आ गया एक्सेलरेशन कितना आ गया 3i माइनस 4j कैप। अगर एक्सेलरेशन ये आ गया तो v बराबर क्या आ जाएगा 3i माइनस 4j कैप। ये अपने पास एक्सेलरेशन इंटू टी अपने पास कितना दिया है 6 सेकंड दिया है, तो 6 3 जा 18। acceleration into t velocity vector after 6 second is velocity vector after 6 second is okay। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 3 जा नहीं velocity after 6 second 0.2 भी था ना, और नीचे में 2 भी था, बिल्कुल नीचे में 2 भी था तो 2 लिख देते हैं यहाँ पे। 1 जा ये हो जाएगा 3 जा, नीचे में 2 लिखना भूल गए थे, 2 में होता है, ठीक है। तो अपने पास 3 9i कैप हो जाएगा, 9i कैप माइनस 12j कैप, 9i कैप माइनस 12j कैप अपने पास क्या हो जाएगा वेलोसिटी 6 सेकंड के बाद। A cricket ball of mass दे दिया 0.25 kg with speed of 10 मीटर पर सेकेंड hits a bat and return with the same speed within 0.01 सेकेंड। The force acted, तो सबसे पहला सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन साहब का बोलता है कि the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force। तो जो फोर्स होगा किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डेल्टा पी, डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होगा। डेल्टा पी कितना है देखो अपने पास, ये बैट था, ये बैट ने क्या किया हिट किया एक बॉल को, पहले बॉल आएगा बॉल जाएगा तो नेट, हमने बोला पहले इनिशियली एमवी था सपोज, बाद में पीछे को मैंने पॉजिटिव मान लिया तो एमवी माइनस, इनिशियली को मैंने यह नेगेटिव मान लिया तो नेगेटिव माइनस एमवी, तो जो चेंज आया कितना आया डेल्टा पी जो आएगा डेल्टा पी वो कितना आ जाएगा 2mv आ जाएगा, 2mv आ जाएगा, तो 2mv अपॉन डेल्टा टी कितना हो जाएगा 0.01 आ जाएगा। 2 इंटू मास 0.25 दैट इज 1/4 इंटू वी दे दिया 10 इंटू 0.1 दैट इज 10 टू द पावर माइनस 2। ये 1 जा ये 2 जा ये 5 जा ऊपर जाएगा तो 500 न्यूटन का फोर्स लगेगा, 500 न्यूटन का फोर्स लगेगा, 500 न्यूटन का फोर्स। Okay, the binding energy per nucleon for the parent nucleus is E1 and that for the daughter nuclei is E2। Then E1 और E2 है, बिल्कुल सही। तो हमने बोला देखो कोई भी पेरेंट है वो कोई भी पार्टिकल होगा डीके क्यों शो करेगा, स्टेबिलिटी के लिए। फिजिक्स दुनिया में हर आदमी स्टेबिलिटी चाहता है, हर आदमी दुनिया में हर आदमी पैसा चाहता है, तो यहाँ पे डीके होगा, ये डीके होगा, जब डीके होगा तो क्या बनाएगा डॉटर न्यूक्लियर बनाएगा। डॉटर न्यूक्लियर क्यों बना रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी चाह रहा है, तो मतलब इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी तभी तो ज़्यादा स्टेबल होगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी ज़्यादा होगी, एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी ज़्यादा होगी तभी तो क्या स्टेबल होगा। इसलिए तो क्या कर रहा है डीके कर रहा है। तो E2 जो होगा यहाँ पे E2 इसका बोला है, E1 इसका बोला है, तो E2 इज ग्रेटर देन E1, E2 इज ग्रेटर देन E1। ओके, द बाइंडिंग एनर्जीज पर न्यूक्लियन फॉर ड्यूट्रॉन एंड हीलियम आर 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट respectively। The energy released when two neutrons fuse to form हीलियम न्यूक्लियस इज। तो क्या करना, कुछ नहीं करना, यहाँ पहले सोचने हो तो माइनस करना, चीज़ें को माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हीलियम को दे दिया अपने पास बाइंडिंग एनर्जी, एक पर न्यूक्लियन दिया अपने पास, टोटल बाइंडिंग एनर्जी हीलियम की कितनी हो जाएगी 7 इंटू क्या कर देंगे 4 कर देंगे, दैट इज 28। और यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन फ्यूज हो रहे हैं ना, कितना फ्यूज हो रहे हैं 2 न्यूट्रॉन फ्यूज हो रहे हैं, तो अपने पास 2 न्यूट्रॉन फ्यूज हो रहे हैं तो अपने पास कितने न्यूक्लियन हो जाएगा 4, तो 4 इंटू कितना कर दूंगा 1.1 दैट इज 4.4। कुछ नहीं करना, दोनों को माइनस कर देना तो एनर्जी रिलीज मिल जाएगी। तो 28 में से 4 माइनस करेंगे 24 जाएगा, उसमें भी 0.4 माइनस करेंगे तो 23.6 हो जाएगा। अपने पास इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी रिलीज जाएगी, 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो जाएगी। Okay, a stretch string of length 1 meter fixed at both ends when vibrated in one loop has a frequency of 200 hertz. It is now plugged at point situated at 25 centimeter from one end. The stretch string would vibrate with a frequency of, जो stretch width देखो हमने बोला पहले तो क्या था कंडीशन, एक लूप से वाइब्रेट करता है, एक लूप में वाइब्रेट कर रहा था, पहले ऐसे वाइब्रेट कर रहा था ये है ना, तो यहाँ पे 1 मीटर था ऐसे में वाइब्रेट करता है, इसका फ्रीक्वेंसी थी कितनी 200। अब क्या किया उसको 25 में जब प्लग कर दिया, यहाँ से यहाँ तक जब 25 में प्लग किया तो यहाँ पे 1 मीटर, तो यहाँ पे 25 यहाँ होगा, तो यहाँ प्लग किया, जहाँ पे प्लग करते हैं जहाँ पे प्लगिंग होती है वहाँ पे क्या बनता है एंटी नोड बनेगा। यहाँ पे एंटी नोड बनेगा तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे ऐसा 2 लूप बनेंगे, यहाँ पे कितने लूप बनेंगे 2 लूप बनेंगे, यहाँ पे 2 लूप।
अगर दो लूप बन रहे हैं तो हमको पता है फ्रीक्वेंसी होती है पी, ओके, वी बाई 12, वेयर पी इज द नंबर ऑफ लूप। क्या होता है, ये पी नंबर ऑफ लूप होता है, नंबर ऑफ लूप होता है, नंबर ऑफ लूप बढ़ते आएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लूप 1 था तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 था। अगर नंबर ऑफ लूप 2 हो जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या डबल हो जाएगी, डबल मतलब 400 हर्ट्ज जाएगी। A particle executes simple harmonic motion has a maximum speed of 0.5 meter per second and maximum acceleration of 1 meter per second square. The angular frequency of oscillation is, तो हमको पता है मैक्सिमम v मैक्सिमम कितना होता है ओमेगा ए, v मैक्सिमम कितना होता है ओमेगा ए होता है। ओके, हमने बोला मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होता है ए मैक्सिमम कितना होता है ओमेगा स्क्वायर ए, कितना होता है ओमेगा स्क्वायर ए होता है। क्या होता है ओमेगा स्क्वायर ए, हमको दे दिया अपने पास कितना दिया, v मैक्स दिया 0.5 और एक्सेलरेशन कितना देता है 0.1 दे दिया। दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, ये अपने पास ए से कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया, तो 1 बाई ओमेगा बराबर 1/2 हो रहा है, मतलब ओमेगा बराबर 2 हो रहा है, 2 रेडियन पर सेकेंड। If the work function for certain metal is 3.2 into 10 to the power minus 19 joule and it's illuminated by and it is illuminated with a light of frequency v बराबर 8 into 10 to the power 14 hertz, the maximum kinetic energy of the photoelectron will be। तो हमको पता है फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन सब बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है वो कितना होता है h nu minus 5 होता है। फिर 5 इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, नो 5 इज द वर्क फंक्शन और वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। यहाँ पे अपने पास जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, अपने पास वर्क फंक्शन जितना अपने पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी एच न्यू मतलब 6.6 इंटू द पावर माइनस 34 इंटू न्यू दे दिया अपने पास 8 इंटू 10 टू द पावर 14, माइनस करूंगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 को, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 20 और 6 8 जा 48 का 8 4 कैरी 6 जा 48 और 4 हो जाता है 56, तो यहाँ पे 55.6 10 टू द पावर माइनस 20 था, उसको मैंने एक पॉइंट आगे खिसका दिया तो इसको 10 टू द पावर माइनस 19 लिख देता हूँ, है ना। माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो गया। दोनों को जब माइनस करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, 4 इधर 4 आ जाएगा और इधर कितना 4 नहीं 5.6 और यहाँ पे 3 हो गया ना, तो आगे में क्या आ जाएगा 7 है ना, 7 है तो 5 आएगा ना। ओके, तो 3.2 है, 3.2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4 और 3 मतलब 2.4 के आसपास, 2.1 मतलब 2.1 ओके। फॉर अ सर्टेन मेटल ओके v बराबर 2 न्यू and the electron come out with the maximum velocity of 4 into 10 to the power 6 meter per second। ओके, बिल्कुल सही। तो हमको क्या पूछा है, हमसे हमसे ये पूछा गया है कि अपने पास इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं फॉर अ सर्टेन मेटल v बराबर 2 न्यू। ओके, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, बिल्कुल। तो अपने पास क्या पूछा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में में हाफ m v मैक्स 1 स्क्वायर, मैंने v1 बोल दिया, बराबर जो हो जाएगा इसके पास है ना 2 v नॉट माइनस 2 h v नॉट माइनस h v नॉट, वेयर v नॉट इज द वर्क फंक्शन। दूसरे में हाफ एम v2 स्क्वायर मतलब v2 मैक्सिमम इसका स्क्वायर बराबर है ना, ये हो जाएगा 5 h v नॉट माइनस h v नॉट। दोनों को डिवाइड कर दूंगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या हो जाएगा v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, ऊपर में नीचे को डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे हो जाएगा h v नॉट माइनस 4h v नॉट, ये हो गया खल्लास। तो v1 बाई v2 जो होता है वो 1/2 के जितना होता है, तो v2 जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स ऑफ v1 हो जाएगा और 2 इंटू v1 कितना है सर 4 इंटू 10 टू द पावर 6 है सर, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। अच्छा, अ स्मॉल बॉल ऑफ डेंसिटी रो इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा टू अ डेप्थ h एंड रिलीज। ठीक है, हमने बोला एक पानी था, पानी का तालाब है, अपने पास एक तालाब है, इस तालाब में मैंने एक पार्टिकल को लिया, उसको h डिस्टेंस तक लेके रख दिया, अब फिर छोड़ दिया। अब इसका डेंसिटी रो थी लेकिन लिक्विड डेंसिटी सिग्मा थी, तो हमने बोला इसने अपवर्ड फोर्स लगाया, इसको बाहर फेंक दिया, उछाल के बाहर फेंक दिया, तो कितना उछलेगा हमको ये पूछा है, एच कितना होगा। तो देखो इसके लिए पहला कंडीशन ये हमने वो पहला तरीका, इसके लिए 4 स्टेप्स है सर। पहला तरीका अगर अपने पास बुओयंट फोर्स निकालो कितना लगेंगे, बुओयंट फोर्स कितना लगेगा, अपथ्रस्ट कितना लगेगा, अपथ्रस्ट हमने बोला अपथ्रस्ट ओके। तो जो अपथ्रस्ट होगा, अपथ्रस्ट जो लगेगा वो कितना लगेगा, अपने पास अपथ्रस्ट जो लगेगा वो कितना लगेगा, अपथ्रस्ट ओके है, बिल्कुल सही है। तो हमने बोला एफ देखते हैं, तो डेंसिटी एम नेट फोर्स देख लेते हैं पहले, तो एफ नेट फोर्स देख लेते हैं, अपवर्ड फोर्स वो हो जाएगा अपने पास रो वी जी, दैट इज रो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिग्मा वी इंटू जी माइनस
ओके डेंसिटी ऑफ द बॉडी जो होगा मास इंटू एम जी, मतलब मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो वीजी कॉमन ले लो, सिग्मा माइनस रो हो जाएगा अपने पास नेट अपवर्ड फोर्स। ओके तो जब नेट अपवर्ड फोर्स ये आ जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम एम को मैं लिखूंगा मास को, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी रो है, वी है, जी हो गया, इंटू ये हो जाएगा एफ, एफ नेट एम होता है ना, तो एम इंटू ये हो गया ए। ओके तो ये बे हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ पे ये नहीं होगा, जी तो नहीं होगा अपने पास, जी तो नहीं होगा, तो यहाँ पे ये वी कैंसिल, सॉरी रोवी नहीं, वी कैंसिल हो जाएंगे अपने पास, और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा जी इंटू सिग्मा माइनस रो बाई रो, दैट इज एक्सेलरेशन आ जाएगा जी इंटू सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन रो माइनस वन, सिग्मा अपॉन रो माइनस वन, सिग्मा अपॉन रो माइनस वन, सिग्मा अपॉन रो माइनस वन एक्सेलरेशन हो जाएगा, जो कि कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, इतना एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। ठीक है ओके इतना एक्सेलरेशन हमारे पास ऊपर की तरफ है, इतना एक्सेलरेशन अपने पास ऊपर की तरफ है। ओके तो अपने को एक्सेलरेशन पता चल गया, क्या करेंगे अपने पास वेलोसिटी पता चल लेते हैं। अगर सरफेस पे वेलोसिटी हमको पता चल जाए, अगर सरफेस के हमको वेलोसिटी पता चल जाए, इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी, तो हमसे काम चल जाएगा, है ना। जब इस पे वेलोसिटी पता चल जाएगी तो हमने बोला क्या लगा देंगे, थर्ड इक्वेशन मोशन लगा देंगे, अपना आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, अंडर टू जी एच, अंडर टू जी इंटू एच 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 एच, और यहाँ पे जी जो होगा वो पानी के अंदर है, और पानी के अंदर जो एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, है ना, सिग्मा बाई रो माइनस वन इंटू एच, पानी के अंदर एच है, हमको यही एच हमको दिया हुआ है। अच्छा अब फिर क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन मोशन लगा देते हैं अपने पास। थर्ड इक्वेशन जब मोशन लगा देंगे तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, फाइनली तो जीरो हो जाएगा। इनिशियली कितने थे उसकी वेलोसिटी, ओके टू नहीं लिखते, अंडर में लिखते, टू लिख देते हैं, टू इंटू सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन रो माइनस वन इंटू ये हो जाएगा एच बराबर टू जी, यहाँ पे जी भी था, इंटू एच एयर में, एच एयर, टू से टू कैंसल, जी से जी कैंसल, तो अपने पास सिग्मा अपॉन रो माइनस वन इंटू जी, सिग्मा अपॉन रो माइनस वन इंटू एच इज द हाइट बाहर में, तो सिग्मा अपॉन रो पहला ऑप्शन। ओके अ बॉडी ऑफ डेंसिटी d1 is counterpoised by mg of weight of density d2 in air of density d। ओके समझ लेना कि काउंटरपॉइज मतलब बैलेंस कर रहा है, काउंटरपॉइज मतलब बैलेंस कर रहा है। अच्छा तो बैलेंस कौन कर रहा है, एमजी वाले वेट को बैलेंस कर रहा है कौन, तो अपने पास हवा है ना, बाहर में क्या है, हवा की डेंसिटी दी है कितनी, एयर ऑफ डेंसिटी डी, तो अपने पास जो वेट होगा है ना, तो क्या करेगा, ये हवा ऊपर थ्रस्ट लगाएगी, ये क्या लगाएगी, थ्रस्ट लगाएगी, तो अपने पास एमजी जो हो जाएगा उसको बिल्कुल, तो इसको जो एयर जो अपने थ्रस्ट लगाएगी कितना लगेगी, डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वी इन जो हो जाएगा डेंसिटी, वॉल्यूम जो हो जाएगी उसकी, इस पार्टिकल की जो बॉडी है ना, इस बॉडी की जो वॉल्यूम हो जाएगी डी1 डेंसिटी वाले क्या हो जाएगी, मास। देखो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम बराबर क्या लिखूंगा मैं, मास अपॉन डेंसिटी दैट इज डी1, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा एम बाई डी वन इंटू जी, इधर वाला हो गया। अब देखो क्या बोला था, टू वे मास ऑफ द बॉडी इज, तो टू मास जो होगा वो कितना होगा, टू मास जो होगा वो कितना होगा, देखो अपने पास क्या लिखेंगे इसको, हमें सपोज टू मास एम नॉट है, सपोज टू मास क्या है, एम नॉट है, तो हमने बोला एम नॉट जी माइनस अपने पास जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी ऑफ एयर डी अपॉन मास अपॉन डी टू जो कि एम नॉट है, यहाँ पे जो माना है वो ये है, ओके इंटू जी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट करते हैं, हमने बोला एम नॉट को कॉमन ले लो, जी से जी सब घर चले गए, सब जी से जी घर चले जाएंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास जो डी एम को कॉमन ले जाए मैंने वन माइनस डी बाई डी वन, और इधर क्या आ जाएगा, एम नॉट आ जाएगा, एम नॉट बराबर कितना आ जाएगा, एम नॉट इंटू वन माइनस डी बाई डी टू। तो जो एम नॉट है वो किसके बराबर देखने को मिल रहा है हमने को, जो हमने बोला जो रियल मास है वो कितना देखने को मिल रहा है, एम नॉट बराबर वन माइनस डी बाई डी वन अपॉन वन माइनस डी बाई डी टू। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला अपना आंसर हो जाएगा, अपना आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट ओके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम इज, ओके तो मतलब मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास किसके
रेस्पेक्ट में, ओके ओके हमने बोला मीडियम के रेस्पेक्ट में से लिखते हैं, रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ ग्लास विद मीडियम दे दिया 4/3 ओके। इफ द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन मीडियम एंड द ग्लास इज दिस, तो हमने बोला वेलोसिटी किसमें, ग्लास में माइनस वेलोसिटी मीडियम में कितना हो जाएगा, ये अपने पास कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻7 के जितना हो जाएगा। तो हमको पता है म्यू बराबर क्या होता है C/V, तो अगर म्यू देखें तो ये कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे भी लगा देंगे। हमने बोला यहाँ पे कंडीशन ऐसी है, तो हमने बोला म्यू ऑफ ग्लास अपॉन मतलब वेलोसिटी ऑफ ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम, वेलोसिटी इन मीडियम जो देखने को मिलेगा रेशियो कितना देखने को मिलेगा, ओके 3/4 देखने को मिलेगा क्या, बिल्कुल 3/4 देखने को मिलेगा। तो जब मैं वी को क्या लिख सकता हूँ, वी ऑफ ग्लास को मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे में यहाँ पे इसके जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वी ऑफ ग्लास को मैं लिख सकता हूँ क्या 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 लिख सकते हो तुम, ओके हम सर इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, चलो लिख लेते हैं इसको, हमने बोला यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर में, इसको लिख दिया मैंने वी ऑफ ग्लास को 3/4 ऑफ वी ऑफ मीडियम माइनस वी ऑफ मीडियम, नेगेटिव साइन को ध्यान नहीं देना अपने को, 6.25 अपने को तो आंसर ऊपर नीचे करके आता है अपने पास, नेगेटिव साइन लास्ट में कोई फायदा नहीं होता, जबकि ऑप्शन में नेगेटिव पॉजिटिव पहले देख लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव दिया कि नहीं दिया फिर देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वी मीडियम बाई 4 बराबर 6.25 इंटू 10⁻7। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अपने पास कि जो मीडियम में है वो किसका हो जाएगा 4 टाइम्स, मीडियम की जो वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी इन मीडियम जो हो जाएगा वो 4 इंटू 6.25 इंटू 10⁻7 दैट इज 25 इंटू 10⁻7 हो जाएगा, 25 इंटू 10⁻7 इसको मैं लिखूंगा 2.5 इंटू 10⁸। ऑप्शन नंबर ए, ओके। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ओके म्यू दे दिया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स नहीं बोला कॉनकेव बोला है, ध्यान से पढ़ना चाहिए यार, प्लेनो कॉनकेव लेंस बोला है, यहाँ पे प्लेनो कॉनकेव लेंस बोला है, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला है प्लेनो कॉनकेव लेंस, तो यहाँ पे जो म्यू होता है, म्यू दे दिया इसके पास, म्यू कितना दे दिया 5/3 और रेडियस दे दिया अपने पास कितना 0.3 मीटर। अच्छा फोकल लेंथ पूछे तो फोकल लेंथ अपने पास पता है, लेंस में क्या फॉर्मूला से अपने पास आता है, डायरेक्ट याद होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। फोकल लेंथ जो होता है प्लेनो कॉन्वेक्स है फिर प्लेनो कॉनकेव के लिए, दोनों के लिए एक ही चीज होती है, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला में प्लेनो कॉनकेव है तो नेगेटिव साइन आएगा, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो -r/μ -1 ये हो गया प्लेनो कॉनकेव के लिए, प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए। लेकिन अगर प्लेनो कॉन्वेक्स नहीं है, बाई कॉन्वेक्स है, बाई कॉनकेव है, तो अपने पास क्या जाएगा, फोकल लेंथ जो होता है वो r/2μ -1 होता है, तो किसका फोकल लेंथ डबल हो जा रहा है, किसका फोकल लेंथ डबल हो जा रहा है, प्लेनो कॉन्वेक्स का और प्लेनो कॉनकेव का जो फोकल लेंथ है वो डबल हो जाता है, प्लेनो कॉन्वेक्स का और प्लेनो कॉनकेव का जो फोकल लेंथ होता है वो डबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे r कितना जाएगा -0.3 अपॉन 5/3 -1 दैट इज 2/3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.9/2 दैट इज 0.45 -0.45 आंसर जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या बोला है, 2 यूनिफॉर्म थिन रॉड ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l आर प्लेस्ड अलोंग x एंड y एक्सिस विथ वन एंड ऑफ ईच एट द ओरिजिन। बिल्कुल, तो अपने पास एक को x एक्सिस ऐसे रखा है, एक को y एक्सिस ऐसे रखा है, ओके। इस z एक्सिस से ऊपर की तरफ बाहर की तरफ आ रही है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट z एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो हमको पता है कि यार इसके अगर इंड से पास हो रहा है कोई भी एक्सिस, तो अपने पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रॉड के लिए कितना होता है, ml²/3 होती है, ml²/3 होती है, लेकिन हमारे पास 2 ml²/3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 ml²/3 हो जाएगा अपने पास। सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास दिया है 2 kg एंड रेडियस दे दिया 0.2 मीटर, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस विदाउट फ्रिक्शन विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 3 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर मोमेंटम द सिलेंडर इज, एंगुलर मोमेंटम किसका बोला है, सिलेंडर का बोला है। एंगुलर मोमेंटम किसका बोला है, सिलेंडर का। किसका एंगुलर मोमेंटम, सिलेंडर का एंगुलर मोमेंटम बोला है। किसका एंगुलर मोमेंटम बोला है, सिलेंडर का। तो हमने बोला जो अपने पास एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा होता है। आई क्या निकालेंगे, सिलेंडर के सेंटर ऑफ से, मतलब सिलेंडर क्या हो जाएगा डिस्क के बराबर, तो mr²/2 हो जाएगा, mr²/2 इंटू ओमेगा। तो मास कितना लिखूंगा, मास कितना लिखूंगा 2 इंटू r² कितना लिखूंगा 2/10 2 बार लिख दूंगा क्या, बिल्कुल लिख दूंगा यार। और नीचे में क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा क्या, बिल्कुल लिख दूंगा। ओमेगा, मेगा नहीं ओमेगा, ये हो गया। यहाँ से खल्लास ये हो जाएगा अपने पास v² पूछा गया, v² दिया कि नहीं, हमने बोला हाफ m v² नहीं पता हमने को नहीं पता, ओके। 2/10 हो जाएगा ना यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 6 3 जा 6 2 जा 6 2 जा 6 6 2 जा 12 12/100 0.12 जूल, 0.12 जूल आ जाएगा अपने पास, जूल सेकंड आ जाएगा अपने पास।
ओके, गिवन सर्किट, ओके, गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू, जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ये दिया हुआ है किसके इक्विवेलेंट है, जो गिवन इक्विवेलेंट है, मतलब गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखो जो सिंगल इनपुट नैंड गेट का जो काम है, सिंगल इनपुट नॉर गेट का जो काम है, उसका काम क्या, बार लगाना, और नॉट का काम क्या, बार लगाना। दो बार लग गए, इसको कैंसिल कर देंगे, नौ दो बार तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। तो जो कंडीशन ऐसा है कि जो कंडीशन जो दिया हुआ है वही हो जाएगा, जो दिया हुआ है वही हो जाएगा, तो मतलब नॉर गेट हो जाएगा। नॉर गेट हो जाएगा कि अपने पास बुलियन फंक्शन का क्या होता है, ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार, यही हो जाएगा अपने पास, नॉर गेट ही हो जाएगा। अच्छा, फिर है इन रिवर्स बायस डायोड व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज चेंज बाय 1 वोल्ट, जब अप्लाइड वोल्टेज 1 वोल्ट से चेंज हो रहा है रिवर्स बायस डायोड में, तो क्या होगा, द करंट इज फाउंड टू चेंज बाय, अगर वोल्टेज चेंज हो रहा है अपने पास 1 वोल्ट से, तो करंट कितना चेंज हो रहा है अपने पास, कितना से चेंज हो रहा है यार, 0.5 माइक्रो एम्पियर से चेंज हो रहा है यार। अच्छा, फिर बोला है द रिवर्स बायस रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इज, तो हमने बोला रेजिस्टेंस, बोला क्या, कुछ नहीं करना, V बराबर आई, बच्चे को पता है, हमने बोला R बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आई हो जाएगा, V बाई आई हो जाएगा। V कितना है अपने पास 1/R, कितना हो जाएगा अपने पास, R बराबर 0.5 इंटू 10⁻⁻6 से ऊपर जाके +6 जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 2 इंटू 10⁻6 ओम आ जाएगा अपने पास रेजिस्टेंस, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻6 आ जाएगा अपने पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। Okay, a gas mixing consists of a gas mixture consists of 2 mole of oxygen and 4 mole of argon at temperature T. Neglecting all the vibrational mole, okay, the total internal energy of the system is. तो हम इंटरनल एनर्जी जानते हैं कितना होता है, ये F/2 nRT, F/2 nRT होता है इंटरनल एनर्जी बिल्कुल, where F is the degree of freedom, F is the degree of freedom। तो पहले तो हमने बोला 2 मोल ऑफ किसका, ऑक्सीजन का, 2 मोल किसका बोला, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन जो होता है कैसा होता है, डायटोमिक होता है, और डायटोमिक के लिए अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा अपने पास, रोटेशनल 2 हो जाएंगे और ट्रांसलेशनल 3 हो जाएगा, टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा किसके लिए, डायटोमिक के लिए। तो ऑक्सीजन का मोल्स कितने दिए हैं, 2 मोल दिए हैं, इंटू RT ऑक्सीजन के लिए बात हो गया, प्लस 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 हमको बोला है, प्लस क्या बोला है, प्लस क्या बोला है अपने पास, ये हो जाएगा 3/2 क्योंकि अपने पास जो आर्गन है वो क्या है, आर्गन क्या है, आर्गन क्या है, आर्गन क्या है अपने पास, एक मोनोटोमिक गैस है, मोनोटोमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है सिर्फ ट्रांसलेशनल होती है, 3 हो जाएगी, इंटू एन 4 हो जाएगा, RT हो जाएगा अपने पास, ये 1 जा, ये हो जाएगा 2 जा, ये हो जाएगा कैंसिल, तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 5 और 4 नहीं, 5 और ये 6, 3 2 जा 6 होता है ना, 5 + 6 मतलब 11 RT हो जाएगा अपने पास आंसर, 11 RT हो जाएगा अपने पास आंसर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ओके, तो बोला है इफ द स्पीड ऑफ द लाइट सी, ओके, इफ द स्पीड ऑफ द लाइट दिया है, चलो हमको बोला है इफ द स्पीड ऑफ द लाइट सी, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज g एंड प्रेशर इज p आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी इन द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हमसे पूछा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हमसे पूछा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन कितना होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन कितना होगा ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे बताएंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। देखो अपने पास सपोज हम करते हैं जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, सबसे पहले तो यूनिट पता होना चाहिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है अपने पास, कितनी होती है। ओके, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो यूनिट होती है ना वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है इसकी यूनिट, ठीक है। ओके, अपने पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mLT-2, इसकी डायमेंशन इनटू मास मीटर स्क्वायर मतलब L2 हो जाएगा। तो यहाँ पे L पहले से था एक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये L3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये L3 हो जाएगा। और केजी स्क्वायर मतलब मैंने बोला नीचे में लिखूंगा m स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये अपने पास m-1 L3T-2, ये अपने पास डायमेंशन हो गया। ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया। अब क्या करना है, इसको इक्वेट कर देना है। सपोज हमने बोला देखो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है उसके पास हमने इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे m की पावर -1 L3 है t की पावर -2 है, ओके। तो हमने बोला m-1 L3 T-2 इज प्रोपोर्शनल टू, सपोज ये प्रोपोर्शनल है c की पावर अल्फा से, और हमने बोला g की पावर बीटा से, और p की पावर गामा से। तो हमने बोला ये अपने पास c की जो यूनिट होती है वो LT-1 होती है, कितनी होती है, LT-1 की पावर अल्फा, LT-2 की पावर बीटा,
और प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स मतलब एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया L2, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, है ना, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा अपने पास, यहाँ से ये कैंसल, यहाँ से ये कैंसल, कैंसल कैंसल, अच्छा ये हो जाएगा खल्लास। हमने बोला इसका अल्फा, इसका बीटा, इसका गामा लिख दिया मैंने। अच्छा इसके साइड में क्या लिखेगा, m माइनस वन L3 है, t माइनस टू है। तो यहाँ पे m को दिख रहा हूँ माइनस वन, यहाँ पे m की है तो m तो माइनस माइनस वन बराबर गामा। गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। गामा की वैल्यू -1 किस में है, C/2 में है। यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास गामा होगा -1, यहाँ पे एक और यहाँ पे है, तो अपने आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देख लेते हैं इन दोनों में से कौन सा होगा। गामा की वैल्यू अपने पास ये मिल गई, अपने पास क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं, कुछ इक्वेशन बना लेते हैं अपने पास कि अपने पास फिर क्या होगा, अपने पास क्या होगा फिर 3 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 3 जो होगा वो किसके बराबर होगा, एल 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 मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। ओके और फिर -2 किसके बराबर होगा, माइनस अल्फा -2 बीटा -2 गामा के। बिल्कुल, दोनों को मैंने क्या कर दिया, दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, दोनों को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। चलो दोनों को जब मैंने मतलब ऐड कर दिया, सॉरी दोनों को ऐड कर देने के बाद जब दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो क्या मिला मेरे को, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, दोनों को जब मैंने ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा, ओके यहाँ पे मिलेगा 1 बराबर 1 बराबर, ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और ये मिलेगा बीटा बीटा -3 गामा, और गामा की वजह हमको पता है -1 इंटू -3 + 3, तो 1 बराबर बीटा +3 का +3 सीधा जाएगा तो -2 बराबर बीटा हो जाएगा। बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -2। बीटा -2 कहाँ पे है, या फिर बीटा बराबर -2 नहीं, बीटा बराबर कितना हो जाएगा, +2 की यहाँ पे माइनस बीटा है ना, यहाँ पे माइनस बीटा इसीलिए माइनस माइनस तो अपने पास प्लस जाएगा, बीटा बार +2 आंसर कौन सा बी हो जाएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है कॉल को, तो अपने पास आंसर बी हो जाएगा। ओके लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ दे दिया अपने पास, लैम्डा दे दिया है, लैम्डा दे दिया है, लैम्डा दे दिया अपने पास, लैम्डा और डी दे दिया, छोटा डी, लैम्डा दे दिया है, छोटा डी दे दिया है, छोटा डी मतलब स्लिट विड्थ। ओके द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा का जो एंगुलर विड्थ होती है वो कितनी होती है, 2। देखो ये होगा अपने पास जो डिस्टेंस होता है दोनों मीनिंग के बीच में 2 बीटा होता है, उसका सक्सेसिव का क्या मिलता है, बीटा बीटा बीटा, उसका सक्सेसिव का क्या मिलता है, बीटा बीटा बीटा। तो जो ओमेगा होगा वो कितना होगा, 2 बीटा बाई डी के जितना होगा, 2 इंटू बीटा होता है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू स्मॉल डी, कैंसिल हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई स्मॉल डी 2 इंटू लैम्डा, दैट इज 2 इंटू लैम्डा कितने मिलेंगे अपने को, 600 इंटू 10⁻⁻⁹। ओके ये हो गया 2 लैम्डा बाई डी स्मॉल डी दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻5 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, तो 600 यहाँ पे कितना हो जाएंगे, ये 10⁻⁻3 दैट इज 6 रेडियन आ जाएगा अपने पास ओमेगा, 6 × 10⁻³ आ जाएगा अपने पास ओमेगा, 6 × 10⁻³ आ जाएगा ओमेगा। टू कोरेंट बीम ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम from reaching a point where would individually produce intensity of 1.44 and 4 unit if they reach 3 together, if they reach there together the intensity is 10.24, calculate the lowest phase difference with which the beam can reach that point। तो हमको पता है I बराबर जो होता है वो कितना होता है, I1 + I2 रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज 2√of I1 I2 cos phi। तो I1 I2 जो हमने बोला दोनों का सम हो जाएगा कितना, 10.24 बराबर 1.44 + 1.44 + 4
और ये हो जाएगा, इसको हमने बोला 2 अंडर रूट लिख लेना है इसको, I1 I2 लंबा हो रहा है cos फाई, दोनों को ऐड कर देंगे 5.44 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 4.8 हो जाएगा। जब मैंने माइनस कर दिया 10.24 को 5.44 से तो 4.8 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1.4 ना 2.4 हो जाएगा अपने पास, ये 2.4 हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। इसको जब मैंने स्क्वायर किया 2.4 का जब मैंने क्या किया स्क्वायर किया तो अपने पास क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करके इसको I1 I2 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब 1.4 से इंटू 1.4 से इंटू 4 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिलेगा cos 5 मिलेगा। तो अपने पास 2.4 2.4 2/10 इंटू, रुको इसको क्या करें 2.4 अपन 2.4 है ना, तो 2.4 लेता हूँ मैं यहाँ पे 2.4 इंटू 2.4 अपॉन यहाँ पे 4 इंटू 1.4, तो ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 0.6 जा, ओके, और यहाँ पे ये 7 जा हो जाएगा। रुको रुको रुको, यहाँ पे 1.44 है ना, 1.44 है ना, तो यहाँ पे 1.44 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने क्या किया सपोज क्या किया, देखो तरीका क्या किया, हमने पास 2.4 इंटू 2.4 है ना, यहाँ पे 2.4 है ना, 2.4 है, नीचे में लग रहा है 1.44 जो होता है 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, तो मैंने इसको क्या किया 1.2 लिख दिया, क्या लिख दिया इसको 1.2 लिख दिया इंटू 4 कर दिया, चलेगा बिल्कुल चलेगा, 1.2 इंटू 1.2 कर दिया इंटू 4 कर दिया, और नीचे में 4, तो ये अपने पास ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, और ये 4 अब 4 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो cos 5 0 आ रहा है, cos 5 सॉरी 1 आ रहा है, और 5 की वैल्यू इसलिए कितने हो जाएगी 0 है ना, cos थीटा 1 कब होता है जब थीटा होता है सॉरी 0 है ना, थीटा जब 0 होगा तब क्या होगा cos थीटा 1 होगा। In a resonance tube using a tuning fork of frequency 3 to 5 Hz. Two successive resonance lengths are observed at 25.4 centimeter and 77.4 centimeter respectively the velocity of the sound। तो हमने वो एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो कितनी होती है 2f इंटू L2 माइनस L1 होती है। एक्सपेरिमेंट से प्रीवियस ईयर में एज इट इज क्वेश्चन आ चुका, एज इट इज क्वेश्चन आ चुका, वैल्यू चेंज थी बस, वैल्यू चेंज थी, एज इट इज क्वेश्चन आ चुका, तो बस जो वेलोसिटी होती है वो कितनी 2 इंटू एफ कितना दे दिया मेरे पास, एफ दे दिया 325 इंटू दोनों को माइनस करेंगे तो 25.4 इंटू 55 ये हो जाएगा 75 तो 52 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हमने बोला 325 इंटू 104 अपॉन 100 तो सेंटीमीटर इसलिए 100 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं इसको 1.04 लिख देता हूँ 325 इंटू 1.04, चलो 325 इंटू 1.04, 4 5 20 का 0 2 कैरी 4 2 जा 8 और 10 का 0 1 कैरी 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 और 1 13 हो जाएगा, फिर 0 0 0 0 0 यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, फिर यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे और 1 मतलब 5 यहाँ पे फिर 2 फिर 3, तो यहाँ पे 0 फिर 0 फिर 8 फिर 3 फिर 3 और 2 पॉइंट के बाद 0, तो यहाँ पे 338 अपने पास है क्या, ये रहा पहला ऑप्शन। ओके तो अ साइनोसॉइडल वेव विथ एम्पलीट्यूड y is traveling with speed v on a string with a linear density rho, another frequency, the angular frequency of the wave is w और ओमेगा बोलते हैं जिसको, the following conclusion are drawn, mark the one which is correct। बिल्कुल, तो हमको पता है पावर के लिए, पावर मतलब एनर्जी ट्रांसमिटिंग पर सेकेंड, द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को बोलता हूँ, कितना होता है हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो हमने बताया टाइम जो ओमेगा होता है कितना होता है 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ बराबर ओमेगा, तो हमने बोला ओमेगा का हम फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, तो हमने बोला हाफ, तो इसका प्रोपोर्शनलिटी में बात करेंगे, चलो प्रोपोर्शनलिटी में बात कर लेते हैं, तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू एफ, तो हमने बोला पी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर ए स्क्वायर वी, ये इंपॉर्टेंट है, एफ स्क्वायर ए स्क्वायर वी के प्रोपोर्शनल होता है, ये दिमाग में होना चाहिए, एफ स्क्वायर ए स्क्वायर वी के प्रोपोर्शनल होता है कौन, पावर, दैट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है नहीं एनर्जी पर यूनिट टाइम,
पर टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, बिल्कुल। तो डबलिंग द फ्रीक्वेंसी डबल्स द रेट, नहीं नहीं, फ्रीक्वेंसी को मैंने डबल कर दिया तो जो रेट होगी एनर्जी ट्रांसफर कितनी हो जाएगी, रेट एट विच एनर्जी इज क्रेडिट, नहीं वो 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना होगी, पहला वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। और इफ एम्पलीट्यूड इज डबल देन रेट ऑफ एनर्जी, रेट एट विच एनर्जी इज क्रेडिट वुड बी डबल, वुड बी हाफ, नहीं नहीं नहीं, तो ये 4 गुना हो जाएगा। अगर मैंने एम्पलीट्यूड को डबल किया, ए की पावर भी 2 से प्रोपोर्शनलिटी है और एफ की पावर भी 2 से प्रोपोर्शनलिटी है और वी से प्रोपोर्शनलिटी है, तो हमने क्या अगर एम्पलीट्यूड डबल किया तो अपने पास जो पावर होगा दैट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। अपने पास सही पूछा है ना, बिल्कुल सही पूछा है, अपने पास सही पूछा है, करेक्ट 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 करेक्ट। अच्छा, तो 3 क्या बोल रहा है, द एम्पलीट्यूड वेयर डबल, ओके, इफ द एम्पलीट्यूड वेयर डबल द रेट एट विच एनर्जी इज कैरिड वुड बी डबल। तो अगर हमने पढ़ा एम्पलीट्यूड डबल करे तो एनर्जी जो रेट है वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, नॉट डबल। तो ये वाला गलत हो जाएगा अपने पास, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है। द रेट एट विच एनर्जी इज कैरिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, बिल्कुल। जो रेट एट विच एनर्जी कैरिड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, पी के, पी जो प्रोपोर्शनल किसके, वी के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली, बिल्कुल सही है अपने वाला, अपने पास वी वाला सही है, बिल्कुल डी वाला सही है, बिल्कुल सही है। Displacement x of a particle of mass 1 kg as a function of time on the horizontal smooth on the horizontal smooth surface is given by x बराबर 2t square. The work done in the first 1 second by the external forces. बच्चे को पता है वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m v2 स्क्वायर, दैट इज v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। तो इनिशियली तो वहां पे क्या होगा, मैंने बोला इसको डिफरेंशिएट जब मैंने किया x के फंक्शन को तो क्या मिलेगा अपने को, v मिलेगा, जो कितना हो जाएगा 4t के जितना हो जाएगा। हमने बोला t बराबर 0 में वेलोसिटी 0 ही है, अपने बोला t बराबर 1 सेकंड हमें पूछा है कितना हो जाएगा, चेंज काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा, तो t बराबर 1 पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 पे 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, मास 1 दिया है तो 16 लिख लूंगा यहाँ पे, तो अपने पास 8 जूल ऑफ वर्क, ये हो जाएगा 8, तो अपने पास 8 जूल ऑफ वर्क लगेगा कितना में, यहाँ पे इतना में 1 सेकेंड में। A spring which is initially in the natural length first stretched by length x and then again by a further length x. Okay, पहले तो क्या किया, स्प्रिंग था अपने पास नेचुरल लेंथ पे थी, स्प्रिंग को पहले तो x से क्या किया, स्ट्रेच किया, पहले तो क्या किया, s से स्ट्रेच कर दिया, x से स्ट्रेच कर दिया, फिर क्या किया, उसी स्प्रिंग को हमने और खींच दिया और खींच दिया और खींच दिया, तो अपने पास ये 2x और स्ट्रेच कर दिया, मतलब तो हमने बोला x से खींचने में उसका लगा w वर्क, तो हमने बोला और x खींचने में कितना खर्चा लगेगा, कितना वर्क लगेगा। तो सिंपल सी बात, हमको पता है जो वर्क होता है वो कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। हाफ के एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। जब हाफ एक्स स्क्वायर तो अपने पास इनिशियल डब्ल्यू ये हो जाएगा, और हमने बोला ये होता है ना, मोर करेक्टली क्या होता है, हाफ एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। इनिशियली तो 0 था, इसीलिए हमने बोला इसको 0 मान के हाफ एक्स स्क्वायर लिख दिया, हाफ के एक्स स्क्वायर लिख दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियली 0 नहीं होगा इस वाले सेकंड वाले केस में, तो वहाँ पे W2 जाएगा वो हाफ के इंटू x2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर, दैट इज 4x स्क्वायर, माइनस इनिशियल जो होगा कि x स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर देंगे, के कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये जो माइनस 3x स्क्वायर, तो अपने पास जो ओमेगा 2 आएगा वो कितना जाएगा, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 ओमेगा, मतलब 3w आ जाएगा वर्क डन दूसरे बार में खींचने में। ओके यहाँ पे हाइट इन्होंने दिया है आंसर पे, देखो हाइट जो 20 मान के सॉल्व किया है यहाँ पे।